अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली और इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में हूं। और वियना में इस वक्त मैं जिस जगह पे हूं ये मारिया हिल्फरस्ट्रासे है। ये बड़ी फेमस स्ट्रीट है वियना की, शॉपिंग के लिहाज से और जस्ट वॉक करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये। मैं अभी थोड़ा सा आपको मारिया हिल्फरस्ट्रासे का टूर करवाऊंगा, बट इसके साथ साथ मैं इस शॉर्ट ट्रिप में जो हम मारिया हिल्फरस्ट्रासे पे करेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको ऑस्ट्रिया में जो डिफरेंट वीज़ा ऑप्शंस हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग किस किस्म के वीज़ा पे ऑस्ट्रिया में आ सकते हैं, इसकी डिटेल काफ़ी इन डेप्थ में डिस्कस करूँगा इस वॉक में। तो मेरे साथ रहें आप और हम बड़ी डिटेल से देखेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा और उसमें भी ऐसे लोग जिनकी अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया में। इसी तरह से जिन लोगों ने जिनको काफ़ी टाइम हो गया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ी हुई है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे लोग जो मिड करियर में हैं, जो फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, डिफरेंट किस्म के केसेस हैं, डिफरेंट किस्म के लोग मेरे साथ रब्ता करते रहते हैं। तो कुछ लोग जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है वो वर्क परमिट का पूछते हैं, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर विजिट वीज़ा का पूछते हैं लोग। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं और उसमें किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैं काफ़ी डिटेल से इसमें डिस्कस करूँगा। और आप इसको वीडियो को एंड तक देखें तो आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे और आपको वो चीज़ दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। वो चलते हैं मारिया हिल्फरस्ट्रासा, मारिया हिल्फर स्ट्रीट देखते हैं और वाइब्स लेते हैं वियना की और ऑस्ट्रिया की, और साथ साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहली टाइप ऑफ वीज़ा है ऑस्ट्रिया में, जो सबसे मोस्ट कॉमन भी है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। और जब हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं तो उसमें फिर दो ऑप्शंस हैं। एक तो है जो लोग बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं और दूसरी ऑप्शन है जो लोग यहाँ पे मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस लोग हैं और ये मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी फ्रेश हैं, जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट हुई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे बैचलर्स में आना है, या ऐसे लोग जो बैचलर्स में यहाँ पे आते हैं, तो उनका प्रोफाइल किस किस्म का होता है और उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। जब आपकी इंटरमीडिएट परसेंटेज 80% है और आपने आईएलटीएस किया हुआ है मिनिमम 6, तो आप बेसिकली एलिजिबल हैं ऑस्ट्रिया की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आईएलटीएस का ज़्यादा स्कोर मांगेंगी, बट नॉर्मली जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यही है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि 100% यूनिवर्सिटीज़ में 80% का क्राइटेरिया है। अभी भी ऑस्ट्रिया में कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज मैटर नहीं करती और वहाँ पे आपका इंटरव्यू मैटर करता है। और आप अगर आप कन्विंस कर पाते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप ऑस्ट्रिया में बैचलर जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो देन आपकी अगर परसेंटेज कम भी है तो स्टिल यू विल बी एबल टू विन एडमिशन। तो अब इसमें एज का कोई नहीं है इतना कंसर्न। अगर आपने 2-4 साल का आपका गैप भी हो गया है तो इतना मसला नहीं है, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की एक और डिग्री की हुई है, जिसको एसोसिएट डिग्री कहते हैं पाकिस्तान में, तो फिर थोड़ा सा क्राइटेरिया आपके लिए रिलैक्स है। फिर आप ये समझ लें कि आप
कि अगर 60% भी मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है इंटरमीडिएट में। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो क्योंकि आपने 2 साल मजीद यूनिवर्सिटी अटेंड की हुई है, एक डिग्री की हुई है, तो आपको कंसिडर किया जाता है। यानी ये रूल है कि अगर आपने इंटरमीडिएट के साथ 2 साल की एसोसिएट डिग्री की हुई है, बट एडमिशन आपका बैचलर्स में ही होना है, एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होना है। जो कुछ लोग पूछते हैं कि टॉप अप प्रोग्राम, कोई टॉप अप प्रोग्राम्स नहीं होते यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज फ्रेश एडमिशन देती हैं या तो बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में, या फिर वो आपको एडमिशन देंगे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो जाहिर है अगर आपने नॉर्मली 16 ईयर एजुकेशन अगर आपने कंप्लीट नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप बैचलर्स में ही एडमिशन ले सकते हैं, आपको मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो ये तो तकरीबन क्लियर है बात। अब अगर आपने बैचलर्स में ही एडमिशन लेना है, आपने ऑलरेडी इंटरमीडिएट किया है, 2 साल आपने मजीद डिग्री की हुई है, तो आपको परसेंटेज मैंने बता दिया कुछ इस किस्म का क्लियर सिनेरियो होगा। अब ये जो 80% है, ये भी रिक्वायरमेंट बाय द वे उन लोगों के लिए है जिनकी डिग्री 2024 या उसके बाद कंप्लीट हो रही। जो इससे पहले की अगर आपका इंटरमीडिएट है तो उसमें आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो 80% नहीं है, फिर आपका 70% के ऊपर एडमिशन ही सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये बातें सारी, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के प्रोग्राम इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। यानी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बट 100% यूनिवर्सिटीज़ में आप नहीं कह सकते कि बैचलर्स इंग्लिश में अवेलेबल है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे बैचलर्स में इंग्लिश में कोई ऑप्शंस नहीं मिलती और आपको बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी को देखना पड़ता है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉमनली जो बैचलर्स ऑफर करती हैं, उनमें बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज जो है ना, सबसे ज़्यादा बैचलर में जहाँ पे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनमें एक तो जेके यू लेंस है, वहाँ पे बैचलर्स के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मेडिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड बैचलर्स के अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह से ल्यूबन यूनिवर्सिटी है, ल्यूबन इज़ वेरी क्लोज टू ग्रास। तो ल्यूबन यूनिवर्सिटी में भी एक बड़े अच्छे बैचलर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंग्लिश में। हरियाणा में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में बैचलर्स के प्रोग्राम मिल जाते हैं। इसी तरह से विनर नो स्टार्ट है, वहाँ पे मिल जाता है इंग्लिश का प्रोग्राम। और अभी मैं मारिया हेल्फर्स रास्ते से ही गुजर रहा हूँ, तो साथ साथ मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन। अब अगर बैचलर्स के बाद हम बात करें तो मास्टर्स का है। मास्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से और हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ से ऑस्ट्रिया में मास्टर्स के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। उसकी एक वजह यह है कि मास्टर्स के लिए बहुत प्रोग्राम इंग्लिश में अवेलेबल हैं और बहुत इजी होता है ऑस्ट्रिया में एडमिशन लेना मास्टर्स में। मतलब नॉट इन दैट सेंस कि बिल्कुल आपने अप्लाई करना और आपको एडमिशन मिल जाना है, बट यानी कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर इतना मसला नहीं होता। अब मास्टर्स में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी पूरी होनी चाहिए। एक तो 70% यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती हैं और आइल्स भी मिनिमम 6 होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज 7 भी मांगती हैं, कुछ 6.5। तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो आइल्स की या टोफल की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। वैसे जहाँ पे आइल्स एक्सेप्टेबल है वहीं पे ऑस्ट्रिया में टोफल और पीटीई भी एक्सेप्टेबल हैं, तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो उसके इक्विवेलेंट लिखा होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि आइल्स का कितना स्कोर है और टोफल का कितना स्कोर और पीटीई का कितना स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब मास्टर्स की हम बात कर रहे हैं। मास्टर्स में इस प्रोग्राम के भी ऑप्शन हैं, तो आपके लिए तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में इसमें प्रोग्राम आपको कर रही होती है। आप वहीं में अपने लिए ट्राई कर सकते हैं, रेलिवेंट सकते हैं जहाँ पे आपको बेहतर लगे, जो सिटी आपको बेहतर लगे। गयाना में भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गयाना है, गोपू यूनिवर्सिटी है, टीयू वीन है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गयाना है, और इसी तरह से गयाना में विनर नोएस्टार्ट यूनिवर्सिटी है, गयाना के पास ही है, इतनी दूर नहीं है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ फिर
ग्राज में, लिंस में, साल्सबर्ग, इंस्ब्रुक, क्रैगनफर्ट, तमाम शहरों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मास्टर्स में आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो मास्टर्स के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया में। फिर जो क्वेश्चन होता है आइल्स से मैंने आपको बता दिया है, जो नॉर्मल मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो स्टडी गैप का होता है। तो स्टडी गैप भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 12-13 साल के स्टडी गैप के साथ तो यूनिवर्सिटीज दे देती हैं एडमिशन। तो इसका मतलब है कि 5-6 साल 7 साल का तो ये नहीं। अगर आपने 2020 या 2018 या उसके बाद कोई डिग्री की है तो मिलेंगे कुछ मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के हवाले से मोस्ट यूनिवर्सिटीज में। अलबत्ता अगर कहीं पे आइल्स रिक्वायर्ड है तो फिर आइल्स तो होना चाहिए, उसके बगैर वो आपको मुश्किल एडमिशन देंगे। लेकिन स्टडी गैप का इतना मसला नहीं होगा। इवन 2015 से राउंड बोर्ड भी आपकी डिग्री है, जो लास्ट डिग्री है, तो फिर भी आपको एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में मिलने का काफ़ी चांस है। हमारी अल्फुलश्रासे से थोड़ा सा हम एक साइड की तरफ अब मूव करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बात हमारी लंबी है। तो अच्छा, अब आ जाते हैं ऐसे लोग जिन्होंने, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया के वाले से, कि अगर 2+2 डिग्री की हो तो फिर क्या ऑस्ट्रिया में एडमिशन मिलेगा। तो 2+2 डिग्री वालों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है ऑस्ट्रिया के वाले से। अक्सर कंसल्टेंट भी कह देते हैं कि भाई 2+2 तो ऑस्ट्रिया में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही कोई ऐसा रूल है ऑस्ट्रिया में कि 2+2 डिग्री ही होनी चाहिए, 4 ईयर की बैचलर होना चाहिए। अलबत्ता रूल ये है कि मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ मिनिमम आपके पास क्रेडिटर्स होने चाहिए। अगर वो मिनिमम क्रेडिटर्स आपके नहीं हैं बैचलर्स में आपने किए हुए, तो फिर आपका जो है ना मास्टर्स में एडमिशन आपको नहीं मिल सकता। तो अब वो क्रेडिटर्स आपने 2 साल प्लस 2 साल किए हुए हैं या इकट्ठे 4 साल में किए हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नॉर्मली होता यह है कि अगर एक बंदे ने पाकिस्तान में सादा BA किया हुआ है और उसके बाद उसने MSc पॉलिटिकल साइंस में की है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा केस है तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में अगर वो अब मास्टर्स में ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाह रहा है, तो होना ये है कि जब उन्होंने इवेलुएट करना है तो उसकी जो उसने प्रीवियस उसकी एजुकेशन है उसमें पॉलिटिकल साइंस के कितने क्रेडिट पढ़े हैं, वो उन्होंने देखना है कि वो डेफिशिएंसी है। क्योंकि वो 2 साल तो उसने पढ़ा है, उससे पहले जो सादा BA किया था उसमें मेरी पॉलिटिकल साइंस का वो एक सब्जेक्ट था, बट बाकी सारे जो थे वो कुछ और ही था। इस्लामियत पढ़ी हुई थी आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, बट आपने पॉलिटिकल साइंस जो है वो उस तरह से नहीं पढ़ी थी। तो ऐसे केस में फिर आपको एडमिशन मुश्किल मिलेगा। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 साल का बैचलर्स किया हुआ है कॉमर्स में, अब मैं एक क्वेश्चन केस डिस्कस करने लगा हूँ। अगर 2 साल का बैचलर्स कॉमर्स में किया हुआ है और फिर उसके बाद 2 साल का मास्टर्स कॉमर्स में किया हुआ है, जैसे BCom किया है फिर MCom किया है, तो इस सूरत में जो है आपके क्रेडिट आज पूरे हो जाते हैं जो आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि आपने कॉमर्स के सफिशिएंट क्रेडिट जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज, जो आपने BCom और MCom किया। सो इशू ये नहीं है कि आपने 2+2 पढ़ा है, एडमिशन इसलिए नहीं मिलता कि आपने सफिशिएंट क्रेडिट नहीं किए होते। तो ये मसला आ रहा होता है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को कि शायद मेरा 2+2 था तो मुझे एडमिशन नहीं दिया। तो क्योंकि लोग तो कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाते हैं, तो जब एक बंदा 2+2 के साथ अप्लाई करता है उसको एडमिशन नहीं मिलता तो वो ये समझता है कि मुझे 2+2 की वजह से एडमिशन नहीं मिला। तो अलबत्ता रूल ये नहीं है, रूल वन वे और दी अदर। बात तो एक ही है, अगर आपने सादा BA करके MA किया होगा या कोई MSc की हुई है तो सिंपल सी बात है कि मास्टर्स में एडमिशन ऑस्ट्रिया में आपको मुश्किल मिलना है। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि 2+2 की वजह से नहीं मिल रहा, ये आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने रेलेवेंट जो है
सब्जेक्ट उतने ज़्यादा डिटेल में, उतनी ज़्यादा लेंथ में नहीं पढ़े हुए। तो ये हो गया। इसके बाद फिर कुछ लोग होते हैं जिनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कोई किसी ने लॉ में डिग्री की हुई है तो ऐसे केसेस भी प्रॉब्लमेटिक हैं हॉस्टल में। लॉ में मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपने फार्मेसी में बस जो 5 ईयर का प्रोग्राम होता है फार्मेसी का पाकिस्तान में, अगर आपने डी फार्मेसी वो किया हुआ है, फॉर्म डी, तो अब होता ये है कि कुछ एरियाज में ना सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंग्लिश में ज़रा कम है ऑप्शंस। सर लॉ में तो इंग्लिश में बहुत कम ऑप्शंस हैं। ना होने के बाद अगर कोई प्रोग्राम मिलता है लॉ से रिलेटेड तो उसकी फीस होती है। कोई अगर कमर्शियल किस्म का ऐसा होगा, कोई हाईली कमर्शियल किस्म का सब्जेक्ट होगा तो वो फिर उसकी फीस भी होगी। तो लॉ की फील्ड से रिलेटेड ये मसले आ जाते हैं। इसी तरह कुछ साइकोलॉजी की फील्ड में कम मिलता है ऑप्शन। फिजियोथेरेपी अगर किसी ने की हुई है, जैसे बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं फिजियोथेरेपी, जो नहीं है, ठीक है, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी है जो पाकिस्तान में करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल। तो उसके बाद भी यहाँ पे मसला ये आता है कि सब्जेक्ट्स इंग्लिश में नहीं अवेलेबल, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है वो एक ऐसी रेगुलेटेड फील्ड है जिसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है यहाँ पे। तो अगर आपकी बहुत हाई लेवल की जर्मन लैंग्वेज एबिलिटी है तो फिर आप जो है वो फिजियो की फील्ड में काम कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिसिन है, तो जैसे मैंने साइकोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन है, फार्मेसी है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें लैंग्वेज का इशू है। यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड कम है। अगर कोई ऑप्शंस होती हैं, जाहिर है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं इनमें फिर यहाँ पे ऑप्शंस कम हो जाती हैं। ऑप्शंस कम हो जाती हैं तो फिर बहुत ही कोशिश करके, खास तौर पे फोकस करके किसी रेलेवेंट एरिया में आपने मैनेज करना है कि आपको स्ट्रेटेजिकली आपने अप्रोच करना है कि किस किस्म के सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो हो भी जाता है, कामयाब हो जाते हैं स्टूडेंट्स फाइनली कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढने में। बट वो बहुत ऐसी कोई ऑब्वियस ऑप्शन नहीं है उनके लिए जिन्होंने ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में डिग्रियां दी हुई हैं पाकिस्तान में। अच्छा, फिर लोग ऐसे लोग भी हैं जो एम फिल जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है पाकिस्तान में, MS किया हुआ है, तो उनका ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम ऑलरेडी जो कि मास्टर्स कर चुके हैं तो क्या हमें डबल मास्टर वहाँ पे ऑस्ट्रिया में दोबारा मास्टर्स करने की परमिशन मिल सकती है। बल्कि ज़्यादातर लोग यूँ सोचते हैं कि शायद ये कोई इलीगल चीज़ है, वो शायद मुझे छुपाना चाहिए, और वो बताते भी नहीं समटाइम्स कि हमने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है। तो उसको छुपाते सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि शायद ऐसी कोई चीज़ अगर हम रिवील करेंगे तो लगेगा कि उन्होंने तो ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, तो ये दोबारा मास्टर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रिया बट ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो इस बात को समझती हैं कि अगर जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं तो पाकिस्तान जैसी कंट्री से पढ़ के आते हैं तो वहाँ पे उनको पता है कि एजुकेशन का सिस्टम जो है ना वो उसकी कितनी क्वालिटी है, तो वो इनकरेज करते हैं। यूनिवर्सिटी इस बात को अप्रिशिएट करती है कि अगर आपने ऑलरेडी MS किया हुआ है तो आप दोबारा MS में एडमिशन लें, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि वो आपको आपकी जो ऑलरेडी डिग्री है उसको वैल्यू करते हैं, उसकी बेस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो ज़रूर आपको वो डिग्री साथ ही लगानी चाहिए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें अपनी MS की डिग्री अटेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि अटेस्टेशन का भी मसला है ना। अटेस्टेशन जो है वो कॉस्ट लगती है लीगलाइजेशन पे, तो उसको भी बचाने के लिए और फिर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस होता है स्टूडेंट्स का कि क्या हमें अपने जो MPhil के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगलाइज करवाने चाहिए या उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो DS किया हुआ उसकी बेस पर हमें MS में एडमिशन मिल जाएगा। तो बहुत स्ट्रांगली मैं आपको ये बात इंडोर्स करूँगा या रिकमेंड करूँगा कि आपने MPhil अगर किया भी हुआ है
तो एमफिल आपने साथ ही लगाना है अपनी प्रोफाइल में, और फिर आपने यहाँ पे एमएस में अप्लाई करना है। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने एमएस ऑलरेडी किया हुआ है तो क्या हमारे लिए बेहतर है कि हम पीएचडी में जाएं या यूरोप से जाके दोबारा एमएस करें। तो ये फिर एक ऐसी चीज़ है जिसमें केस टू केस जो है ना, ये मेरा मशवरा डिपेंड होगा। अगर तो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, लेकिन पीएचडी सिर्फ वो बंदा करे, ये बात आप नोट कर लें। पीएचडी पाकिस्तान में बहुत हाईली ओवर रेटेड है मेरे ख्याल से डिग्री। इसकी इतनी वर्थ नहीं है जितनी समझी जाती है, और इसी की इतनी यूटिलिटी भी नहीं है जितनी लोग समझते हैं कि पीएचडी हमने करनी है, और इतना बहुत फैसिनेट होते हैं पीएचडी के साथ। तो अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एप्टीट्यूड है और आपने मास्टर्स लेवल पे जो एमफिल किया हुआ है उसमें आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है और आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुई है रिसर्च में, और रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अगर तो इस किस्म का कोई सिनेरियो है तो देन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए पीएचडी को, क्योंकि पीएचडी में आपका जो पोटेंशियल और एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, 4-5 साल का प्रोसेस होता है। तो फिर ये कि करियर अगर आपने पीएचडी करियर बनाना है तो इसके लिए एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड अगर नहीं है तो पीएचडी और रिसर्च से रिलेटेड करियर जो है ना वो आप समझ लेंगे जैसे नो गो एरिया। और अगर आपको लगता है कि आपने पार्ट टाइम काम करना है, पैसे कमाने हैं, सेटल होना है, तो उसमें फिर पीएचडी कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर पीएचडी में आप आते हैं और उसके साथ साथ आप पीएचडी में उतनी इंटरेस्ट भी नहीं लेते, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी कि ये डिसीजन गलत हुआ है, क्योंकि पीएचडी इज़ ए फुल टाइम जॉब। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, आप वैसे पीएचडी में एडमिशन लेके आ गए हैं, तो आपकी पहली कोशिश फिर ये होनी चाहिए कि आपने स्कॉलरशिप या कोई फंडिंग कैसे विन करनी है। और अगर आपके पास कोई जब तक आपको फंडिंग मिल नहीं जाती आप कंफर्टेबल नहीं होंगे उसमें। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप इधर उधर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में आपका ध्यान है, तो फिर तो ऑब्वियसली आपका जो है ना इतना टेम्परामेंट नहीं होगा कि आप पीएचडी की फंडिंग, क्योंकि वो बहुत फोकस करने वाला काम है, फुल टाइम काम है, तो उसके ऊपर आप नहीं फोकस कर सकेंगे और वो आप विन नहीं कर सकेंगे। और अल्टीमेटली जो होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और बर्न आउट हो जाएंगे। और ये होता है आमतौर पे जो लोग पीएचडी में आते हैं उनके साथ ये चीज़ होती है, क्योंकि वो विदाउट पोटेंशियल ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली वो फिर बहुत ज़्यादा बुरी तरह स्ट्रक होते हैं और वो बीमार होते हैं ज़हनी तौर पर बाद में, और फिर वो इंजॉय नहीं करते अपनी लाइफ को यूरोप में। तो इस चीज़ को अपने ज़रूर अपने ध्यान में रखना है। पीएचडी सिर्फ वो बंदा ऑप्ट करे जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है रिसर्च के हवाले से और बहुत स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड है जिसको। अदरवाइज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे मास्टर्स में अप्लाई करें, क्योंकि देखिए जॉब आपने करनी है, आपने यहाँ पे सेटल होना है, पर्पस तो आपका यही है ना। आपका पर्पस कोई आइंस्टाइन बनना नहीं होता मोस्टली। तो अगर आपने जॉब करनी है, मास्टर्स की डिग्री करें और डिग्री करने के बाद आप अपनी जो है वो जॉब अप्लाई करें और 2 साल में 1.5 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप जॉब अप्लाई करें और काम शुरू करें। एंड दैट इज़ एक कह लें कि सेटल होने का एक बेहतरीन जो है वो एक रूट है। क्योंकि जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं ना तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि मास्टर्स के साथ लोग अपना पार्ट टाइम काम भी कर रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं। मास्टर्स में उतना आपके लिए प्रेशर नहीं होगा, उस किस्म का फुल टाइम स्टडी नहीं होगी, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ले लें, कुछ कोर्सेज स्किप करें, अगले सेमेस्टर में ले लें और साथ आप पार्ट टाइम काम करें, पैसे ऐसे कमाएं, स्ट्रीट लेवल पे अपने आप को स्मार्ट बनाएं, नॉलेज गेन करें और लैंग्वेज सीखें। तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपनी फील्ड में आप जॉब्स अप्लाई करें कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो जॉब्स भी ज़्यादा आपको मास्टर्स के बाद ही मिलती हैं। क्योंकि अगर
आपने अगर पीएचडी की हुई है ना, तो फिर आपके लिए जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी बैरियर हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत कम ऑप्शंस होती हैं। यूरोप में यूनिवर्सिटी की जॉब जो है ना वो फैमिली से है, जैसे पाकिस्तान में आप सीएसएस करते हैं तो मुश्किल हो जाती है, बहुत आपकी लिमिटेड हो जाती है आपके लिए जो है ना फैसिलिटीज। जब आपका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है, आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपने बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड किसी एरिया में जाना है, काम करना है। वो या तो साइंटिफिक लैब होगी या फिर कोई यूनिवर्सिटी होगी, तो वो ज़रा ऑप्शंस कम होती हैं। अब अगर आपने मास्टर्स किया और उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, और आपका जो है ना कैनवस वो बड़ा है आपके लिए। वैरायटी ऑफ जो जो डिसीजन मेकिंग है ना उसके अंदर चॉइसेस आपके पास ज़्यादा हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में आपको कोई ओवर क्वालिफाइड नहीं कंसिडर करेगा। बेसिकली आप जब अप्लाई करेंगे तो आप बहुत फिट होंगे जहाँ भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। जब पीएचडी करने के बाद जब आप इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मल जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड कंसिडर किए जाएंगे और इररेलेवेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको ये मसला भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर ऑप्शन ज़्यादा होंगे यूनिवर्सिटी में। तो यानी ये बड़ा स्ट्रेटजिक डिसीजन है कि अगर बहुत हाईली आप हाई एप्टीट्यूड है, पोटेंशियल है आपका, तो फिर आप पीएचडी की तरफ जाएं और उसको एज ए करियर लेके जाना चाहते हैं, या फिर जब फिर दुनिया में कहीं भी आपको ऑप्शन मिले एज ए करियर तो वो तो फिर आप कर ही लेंगे। तो ज़ाहिर है जिसमें पोटेंशियल होगा, एप्टीट्यूड होगा, तो वो कम्पीट कर लेगा उस फील्ड के अंदर, वो अल्टीमेटली सर्वाइव कर देगा। और ऐसे लोग जो विदाउट पोटेंशियल कर रहे होंगे, विदाउट एप्टीट्यूड कर रहे होंगे, वो परेशान होंगे और उनको वो फिट नहीं होंगे उसमें। तो उनको उनके लिए बेहतर है कि वो उसमें पढ़े ही ना, वो मास्टर्स डिग्री करें और अपना जो है वो इंडस्ट्री में अप्लाई करें। और अगर मास्टर्स नहीं होता तो उसके बीच में फिर कोई ऑप्शंस देखें यहाँ पे आपने कैसे सर्वाइव करना। ये भी एक पूरा केस है जो कि डिस्कस करने वाला है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए और आपसे डिग्री होती नहीं है तो फिर आपके पास क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो फिर भी यहाँ पे लोग सर्वाइव कर जाते हैं डिग्री करने के बगैर भी, क्योंकि इधर बड़ी लेबर शॉर्टेज है और आपको कोई बंदा भी फुल टाइम जॉब दे देगा, और वो अगर चाहेगा तो वो आपका वीज़ा भी कन्वर्ट करवा देगा स्टूडेंट वीज़े से, रेड कार्ड भी करवा देगा। उसमें लीगली कोई ऐसी बाइंड बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बैरियर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर लोग फिर आपको कंसिडर करते हैं। अगर आप काम करते हैं किसी से नीयत से काम करते हैं और आप किसी अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई आप में इतना पोटेंशियल है, चाहे आप लेबर वर्क ही कर रहे हैं, तो अगर आप वो नीयत से कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये बंदा जो है ये 1.5 या 2 बंदों का काम कर रहा है, तो वो आपको फिर वो चाहेंगे कि फुल टाइम आप उनके पास रहें और लॉन्ग टर्म रहें, तो वो फिर आपका वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं कि वीज़ा वंस वो वीज़ा इज़ कन्वर्टेड और आप उस पर रेड कार्ड पे चले गए हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर आप चाहे तो अपना कारोबार कर लें, कंपनी बना लें, कहीं भी जॉब करें, लेबर मार्केट है, फिर आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस की वैरायटी, ऑप्शंस का एक कह लें कि आपका कैनवस इजी हो जाता है। तो ये हो गई कुछ टाइप्स ऑफ कह लें एंट्री कैसे होनी है ऑस्ट्रिया में। तो अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ रब्ता करते हैं, वो फैमिली है उनकी, मतलब उनके साथ पीछे उनके पास बच्चे हैं, कि वाइफ है, तो वो पूरा का पूरा अपनी फैमिली को करना चाह रहे होते हैं, रिलोकेट करना चाह रहे होते हैं और वो यूरोप में शिफ्ट होना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी मतलब अपना जो है ना सिनेरियो बताते हैं कि भी हम ऑलरेडी भी ठीक कर रहे हैं, और अगर भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, सैलरी ले रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मशवरा मांगते हैं कि हमें बताएं कि क्या हमारे लिए वर्थ है कि हमें जो है ये चीज़ें छोड़ दें। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, तनख्वाह भी ठीक ठाक ले रहे हैं, तो लेकिन यूरोप का एक क्रेज़ है, पाकिस्तान में लोग सोचते हैं, तो फिर ज़ाहिर है देखते हैं कि भाई बच्चे चले जाएंगे यूरोप में, वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे
पीसफुल माहौल है और बहुत कुछ है जो भी देखते हैं आप टिकटॉक पे फेसबुक पे, तो वो लोग जो है ना उनका दिल करता है कि भाई हमें ये चीज़ें छोड़ छाड़ दें जो भी हम कर रहे हैं। तो इसमें फिर केस टू केस इसमें भी वेरी करता है कि आपको आना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें फिर ये है कि आपको ये देखना है कि आपने यहाँ पे आके क्या कोई ऐसी डिग्री है, ऐसा नॉलेज है, ऐसी स्किल है कि इधर आके कोई वाइट कॉलर जॉब आपको मिल सकती है, या आप दोनों मियाँ बीवी क्वालिफाइड हैं। बच्चों की क्या एज है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे, वो स्कूलिंग के किस लेवल पे हैं, वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आके उनके लिए सेटलमेंट में कितना प्रॉब्लम आएगा। और फिर ये कि आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर ये कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब शुरू में यहाँ पे आपके ज़ाहिर है आपको कुछ चीज़ें हैंडल करनी हैं, आपका फैमिली भी है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी ना जहाँ फंडिंग के ऊपर चलाना पड़ेगा। और अगर आपके पास बैकअप नहीं है, कोई फाइनेंशियली आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ज़रा मुश्किल है। तो फिर बेहतर है कि आप सोचने के डिसीजन लें, क्योंकि ऐसा नहीं होना कि वहाँ से अपनी इधर आ जाना है और ऑटोमेटिक यहाँ से आके आपने वो पैसे कमाने शुरू कर देंगे। अलबत्ता यस होता भी है। फिर उसमें फिर ये भी है कि बेहतर जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप पहले खुद आएँ, जो मेल मेंबर है वो आप अपना एडमिशन ले यहाँ पे, या किसी तरीके से खुद आएँ, चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा पे आ जाएं या स्टडी पे आएँ या किसी किस्म के वर्क परमिट पे आएँ। खुद आके 1-2 साल बच्चों को उधर छोड़ें पाकिस्तान में, तो पहले आप इधर से आके खुद सेट हों। जब आपको लगेगा चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, आप अब कुछ आपने अर्न करना शुरू कर दिया यहाँ पे, फिर आप एक घर लें, फिर आप कुछ अपने पास पैसे शो करें और आप अपनी फैमिली का, बाकी फैमिली का प्रोसेस जो है ना वो शुरू करवा दें। तो बेहतर है कि आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आएँ। दूसरा ये भी है कि कुछ लीगली भी अगर स्टूडेंट वीज़े पे हम देखें तो, या इवन जॉब सीकर वीज़ा पे, ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप वहाँ से सारी फैमिली इकट्ठी मूव करें, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपने पहले इधर आना है और इधर आके आपने अपना रेजिडेंस कार्ड रिसीव करना है। जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाना है, फिर आपने अपने रेजिडेंस कार्ड के बेस पे अपनी फैमिली का प्रोसेस शुरू करें। तो ऑस्ट्रेलिया उन कंट्रीज में से नहीं है जो आपको अलाउ करते हैं कि आप पाकिस्तान से ही सारी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पे। ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि भाई डिपेंडेंट अलाउड है। अब डिपेंडेंट अलाउड हैं, यस अलाउड हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप उधर से इकट्ठे ही अप्लाई कर दें। पहले आएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट को वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा तो पाकिस्तान से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आके रेजिडेंस कार्ड आप रिसीव करते हैं। रेजिडेंस कार्ड जब आपका रिसीव हो जाता है तो रेजिडेंस कार्ड की बेस पे बेसिकली आपने स्टूडेंट रेजिडेंट, इस कार्ड की बेस पे आपने अपनी फैमिली की यूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो उससे भी टाइम भी लग जाता है, 6 महीने, साल या इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि कुछ क्यू होती है। ऑलरेडी कुछ सिटीज़ में रश ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है। उस टाइम से गुजर के ही आपको आपकी बारी आती है, तो फिर आपके जो है ना फैमिली का, आपके डिपेंडेंट्स का प्रोसेस शुरू होता है। तो वापस घूम के हम आरी एलिफेंट रास्ते पे आ गए हैं और अब हम वापसी जहाँ से जिस तरफ से आ रहे थे उसी तरफ को वापस जा रहे हैं। तो अब आखिर पे मैं बात करूंगा वर्क परमिट्स। अगर आप लोग अभी तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वॉक के थ्रू दूंगा, वॉक के दौरान। तो इसमें फिर सबसे जो आखिरी बात रह गई है ना, वो ये है कि लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट ऑस्ट्रिया का, और कुछ टिकटॉकर, यूट्यूबर जो है ना वो आजकल वहाँ पे ऑस्ट्रिया के वर्क परमिट बहुत छाए हुए हैं पाकिस्तान के, कि ऑस्ट्रिया ने पता नहीं कितने लाख वर्क परमिट निकाल लिए हैं और आ जाए यहाँ पे काम करें। तो इस तरह से कोई नहीं है यहाँ पे वर्क परमिट कोई लाखों लोगों की तादाद में। ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट जो है ना वो बहुत स्पेशलाइज्ड एक है प्रोसेस, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई बहुत सिंपल नहीं है। जिस बंदे ने भी आपको वर्क परमिट देना है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसको काफ़ी उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे इस प्रोसेस के ऊपर, और वो बहुत सीरियस होगा आपके लिए वहाँ से आपको बुलाने में, तो फिर ही आप आ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बस किसी भी फर्म से एक कागज़ निकलवा लेना है और
जैसे बाकी कंट्रीज में इटली वगैरह में होता है, तो उसकी बेस पे बस आप निकाल जाना, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वर्कर की जो मिनिमम सैलरी है ना, जिसकी बेस पे वर्क परमिट पे आ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। 2200-2300 यूरो मिनिमम है जो आप पे करेगा एम्प्लॉयर, तो वो इस तरह का ऑफर लेटर देगा जिसमें इतनी मिनिमम सैलरी है। और फिर ये कि जिस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है उसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रॉपर वेरीफाइड, क्योंकि लेबर वर्क नॉर्मल जो है ना उसके ऊपर वर्क परमिट यहाँ पे अप्रूव नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले आप इधर जो लोग हैं ना यूरोपियन यूनियन के, उनको हायर करें, तो लेबर तो पहले यहाँ पे काफ़ी है, यानी दूसरे मुल्कों के भी लोग हैं आए हुए, ऑस्ट्रिया के तो नहीं होते जाहिर है, रोमानिया के लोग भी फिर रहे हैं यहाँ पे, पोलैंड के, हंगरी के, और ऐसे लोग जो असाइलम पे आए थे और उन्होंने अपने केसेस वगैरह करके वो दोबारा लीगल हो गए यहाँ पे। तो यानी वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे लेबर मार्केट का हिस्सा हैं, प्रायोरिटी उनकी होती है। तो फिर इसलिए सवाए सीजनल वर्कर्स जो लेबर डिमांड होती है ना, सीजनल एग्रीकल्चरल और इस तरह के, वो लिमिटेड 6-6 महीने के वीजे होते हैं। उसके अलावा जो वर्क परमिट है ना, वो मिलना है किसी शॉर्टेज एरिया में, जिसमें स्किल शॉर्टेज है और ऐसे एरियाज ऑक्यूपेशन जहाँ पे लोग ही बहुत कम है, और वो डिक्लेयर्ड एक शॉर्टेज वाला जो है ना ऑक्यूपेशन है, यानी कि उसमें वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि इस एरिया में ऑस्ट्रिया में लेबर रिक्वायर्ड है, शॉर्टेज है उसको। वैसे कोई नर्सिंग की फील्ड में फॉर एग्जांपल, या कोई बार्बर चाहिए यहाँ पे जो कटिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं, जो हेयर सलून्स पे काम कर सकते हैं, ब्यूटी सलून्स पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से कोई अगर शेफ चाहिए जो कुक होते हैं, अगर अच्छा कोई प्रोफेशनली, तो उस एरिया में यानी रेस्टोरेंट्स को बहुत डिमांड होती है। तो इस किस्म की, यानी उसके लिए फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो फिर ही आपको वर्क परमिट। और दूसरा ये है कि जब मैं कह रहा हूँ ना 2200-2300 यूरो मिनिमम सैलरी है, तो जब 2200-2300 यूरो जो एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, वो 1200-1300 यूरो उसके ऊपर टैक्स भी दे रहा है गवर्नमेंट को भी। तो ये एक एम्प्लॉय यहाँ पे, एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय है ना, वो तकरीबन पड़ जाता है 3500, 3000 से लेके 3500 में 3500 समझ लें आप, 3500 यूरो में एम्प्लॉय असल में एम्प्लॉयर को जो है ना कॉस्ट कर रहा होगा। तो फिर इतने पैसे जा रहा है, जो बंदा आपको बुला रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट जो आपको ऑफर दे रहा है और यहाँ पे आ गए हैं, फिर उसने आपको सैलरी भी देनी है, कि तो बहुत लीगली यहाँ पे ऐसी बाइंडिंग्स हैं, अदरवाइज तो एम्प्लॉयर ही पकड़ा जाएगा ना इस चीज़ के अंदर। तो वर्क परमिट सिर्फ उसी सिनेरियो में आपको मिलना है कि बहुत ही ज़्यादा कोई बंदा सीरियस है आपको बुलाने में, और खुद वो एज एन एम्प्लॉयर जो है ना, वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है यहाँ पे, उसका बिजनेस है, टैक्स वगैरह पे कर रहा है, एम्प्लॉयज रखने की गुंजाइश है उसके पास, तो वो तो आपको दे सकता है। या फिर ऐसा बंदा देगा वर्क परमिट जिसको वाकई आपकी स्किल्स की ज़रूरत है और आपके पास वो स्किल्स वाकई हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस बड़ा जेन्युइन होगा। बट ये जो बात है ना कि भाई लोग फोन करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, ऑस्ट्रिया में सर वर्क परमिट आए हुए हैं, आपके पास वर्क परमिट है कोई ऑस्ट्रिया के वर्क परमिट कितने का मिलेगा? पर ये सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये बहुत आपको समझने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि हो ही नहीं सकता, होता है, बट ये बहुत हाईली एक कह लें कि सीरियस किस्म का मैटर है, और बहुत ही सीरियसनेस इन्वॉल्व होगी जो बंदा आपको लेकर आएगा। तो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें कि उसको इतने पैसे लग रहे हैं और वो सारे प्रोसेस में इतनी आपको सैलरियाँ देगा 2 साल का वर्क परमिट देने के लिए, तो फिर वो आपको ऐसे क्यों बुलाएगा? वो इधर से किसी एक्सपर्ट बंदे को क्यों नहीं रखेगा? यहाँ पे जो लेबर है वो दायर है, काम भी तेज करते हैं लोग, ये रोमानिया के, पोलैंड के, हंगरी के, स्लोवाकिया के, ये लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में और तेज होते हैं, लेबर वर्क तो ये बेहतर कर लेते हैं, हमारे लोग तो बड़े सुस्त होते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि आपको उधर पाकिस्तान से स्पेशली यहाँ पे बुलाया जाए वर्क परमिट पे? तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने स्टूडेंट्स वीज़ा के हवाले से बता दी है। जॉब सीकर वीज़ा 6 महीने का यहाँ पे होता है, अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है और 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज के पॉइंट्स मिलते हैं, एज बहुत ज़्यादा नहीं है, एज के पॉइंट मिल जाते हैं, तो आपको जॉब सीकर वीज़ा 6 महीने के लिए मिल सकता है, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसमें फिर आपने यहाँ पे आके जॉब दी। ओवरऑल ऑस्ट्रिया में जॉब्स के हवाले से लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज जो है ज़्यादातर जॉब्स में डिमांड की जाती है, तो बहुत ज़्यादा लेबर वर्क जो है उसमें तो ज़ाहिर है लैंग्वेज इतना इशू नहीं होता, बट किसी भी नॉर्मल किस्म की, मीडियोकर किस्म की ऐसी जॉब जिसमें
आपका इंटरेक्शन है दूसरे लोगों के साथ, तो वहाँ पे प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स हैं उसमें लैंग्वेज जो है ना आपसे डिमांड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप जहन में रखें। मैंने आपको स्टूडेंट वीज़े का बता दिया है, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, और जॉब सीकर वीज़ा का बता दिया है। इसी तरह मैंने आपको वर्क परमिट्स के हवाले से बता दिया है, फैमिली के हवाले से बता दिया है, बच्चों के हवाले से बता दिया है। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी आमतौर पे क्वेश्चंस किए जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँ, क्योंकि मैं वॉक तो कर ही रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम था, ज़रा शाम का टाइम है और अच्छा मौसम है, हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन भी दूँ जो कि रिक्वायर्ड है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे हर रोज़ ये वाले सवाल करते हैं, क्यों ना मैं वो एक ही वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ। और ये उस शास्त्री जो है ना इस वक्त अपनी ड्यूटी की एक्सीलेंस पे है, और ये दरख्त ऐसे एक नज़ारा पेश कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें कि इन्होंने काटे नहीं है, ये दरख्त बीच में ही रखे हुए हैं। और ये बड़ी अहम स्ट्रीट है, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं दोनों तरफ, और इट्स वेरी बिजी स्ट्रीट, बट इसके बीच में जो है ना दरख्त हैं दोनों तरफ, और दरख्त हैं और छाँव है। और ये देखिए अगर धूप भी होगी तो यहाँ पे जो है ना अच्छा ही माहौल होगा देखने वाला। तो ये बड़ा पुरसकून एक स्ट्रासे है, स्ट्रीट है, इधर चिल करते हैं लोग। दोनों तरफ देखिए लोग बैठे भी हुए हैं, बैठने की जगह भी हैं, चल फिर भी रहे हैं। और लाइटें शाइटें साइडों पे ब्रांड्स की वजह से हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट चूँकि है तो लोग आराम सुकून कर रहे हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है ना माहौल पेश कर रहा है ये स्ट्रासे ग्रामीण का। तो आप लोगों के अगर क्वेश्चंस हों, कोई भी जो भी आपका कोई क्वेश्चन, ऐसी कन्फ्यूजन है जो दूर नहीं हो सकी अभी भी इतनी डिटेल डिस्कशन के बाद भी, तो फिर उसके लिए यही हो सकता है कि आप मीटिंग करें। और मीटिंग के लिए मैं तो बहुत सारी अपनी वीडियोस में, और जब लोग हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मीटिंग किस तरीके से बुक करनी है। क्योंकि अगर आपने अपना केस प्रॉपरली इंडिविजुअली डिस्कस करना है, पर्सनल अपने कन्फ्यूजन्स और अपने क्वेश्चंस को आप समझते हैं कि उनको एड्रेस किया जाए, प्रॉपर आपको आंसर किया जाए, तो उसका फिर यही हाल है कि आप एक मीटिंग बुक करें जिसकी चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं फ़िलहाल, तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं एटलीस्ट। तो मेरे ख्याल से उसकी वर्थ है कि अगर आप आई थिंक $10 अगर आप पे कर देते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि आप ये समझना चाह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रिया में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, किसी और कंट्री में कहाँ पे जाना चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये मिल जाए तो उसकी वर्थ है, तो फिर आप मीटिंग बुक करें। अदरवाइज़ वीडियोस को फॉलो करें यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ज़ाहिर है हम देते ही रहते हैं, और वो बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन वैलिड होती है। प्रॉपर रिसर्च के बाद, अपने एक्सपीरियंस के बाद हम आपको बताते हैं ये चीज़ें, तो आप रिलाई कर सकते हैं जो हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में और मैसेज में कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में, अपने वॉकिंग टूर्स में उनको एड्रेस करूं, डिस्कस करूं, तो आप कमेंट करें, वो क्वेश्चंस बताएं, तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।